हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं कंप्लीट हिंदी का। तो हिंदी में जितने भी चैप्टर्स आते हैं जैसे कि वर्ण विचार है और इसके बाद समास, संधि और अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम और कारक, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सभी रिवाइज होंगे यहाँ पर। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए लास्ट टाइम रिवीजन चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। खासकर यूपीपी के विद्यार्थी जो भी अपना कंटेंट रिवीजन करना चाहते हैं वो अच्छे से इस क्लास को कवर कर लें, ताकि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे उनका पूरा एक ओवरव्यू आपके दिमाग में रहे। हो सकता है आपने वो चैप्टर कुछ दिनों पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पढ़ा हो और आपके दिमाग से कोई कॉन्सेप्ट निकल गया हो। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग उन सभी को रिकॉल कर लेंगे अच्छे से। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है हमारा वर्ण विचार का, जिसमें वर्णों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी टाइप्स को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग अपनी स्टार्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी की श ध्वनि जो है वो कैसी है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत्य है या फिर ओष्ठ है। देखिए ध्यान में रखिएगा कि जो तालु वाले जितने भी ध्वनियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम कंठ की बात करते हैं तो कंठ में पूरा का वर्ग आता है। का वर्ग का मतलब हुआ का वाली लाइन में जितने भी शब्द आएंगे, जैसे कि क, ख, ग, घ। इसके अलावा में हा भी आता है और जो विसर्ग वाली ध्वनियाँ हैं ये भी आती हैं। इसी के साथ साथ दूसरा हमारा होता है तालु, जिसे यहाँ पर तालव्य करके लिखा हुआ है। तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? चा वर्ग पूरा, यानी कि चा की पूरी लाइन, और इसी के साथ साथ में य और श भी आ जाता है। इसको आप कैसे याद रखते हैं? यस, मान लीजिए यस किसी का नाम है तो ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। तो ये श कहाँ पर आ रहा है? तालु में आ रहा है, यानी कि ये एक तालव्य ध्वनि है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तालव्य। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, तो महाप्राण वर्ण कौन सा है? देखिए थ, क, व और च में से महाप्राण वर्ण कौन सा है आपको यहाँ पर बताना है। देखिए जो महाप्राण व्यंजन है उनको याद करने का तरीका कैसे होगा। ये जो अल्प प्राण और महाप्राण का कॉन्सेप्ट है इसमें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। याद करने का आसान सा तरीका ये है कि जो वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग है, इसमें क, ख, ग, घ, अंग आएंगे। च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। तो इस तरीके से इनमें से जो सेकंड लेटर होगा और जो फोर्थ अक्षर होगा, सेकंड और फोर्थ, ये ध्यान में रखेंगे, वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा अक्षर क्या होगा? महाप्राण होगा। इसके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं और एक उच्छिप्त व्यंजन भी इसमें देखा जाता है। उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? ढ, जिसके नीचे बिंदी लगती है। और ऊष्म व्यंजन हम सभी जानते हैं कि जिनसे ऊष्मा निकले, श, 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 ह। तो ये हमारे चारों ऊष्म व्यंजन है। तो महाप्राण में कौन कौन से आ जाएंगे? वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, इसके साथ साथ जितने भी ऊष्म व्यंजन है वो आ जाएंगे और एक उच्छिप्त व्यंजन आ जाएगा ढ़। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग महाप्राण की बात कर रहे हैं तो अल्प प्राण की बात भी कर लेते हैं। तो अल्प प्राण को कैसे ध्यान में रखेंगे? याद करने का आसान तरीका ये है कि आपको वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर देखना है। इसी के साथ साथ जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ला, व को देखना है और एक उच्छिप्त व्यंजन आपका होगा जो ड के नीचे बिंदी लगती है, ड के बगल में, ये उच्छिप्त व्यंजन आपका इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे, तो अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। जैसे कि अगर का वर्ग की बात करें तो का आएगा और गा आएगा और इसी के साथ साथ अंग आएगा। तो ये तीनों हो जाएंगे का वर्ग के लिए। इसी तरीके से चा वर्ग के लिए, टा वर्ग के लिए। तो पहला, तीसरा, पांचवा इतना ध्यान में रखना है। और अंतस्थ जितने भी हैं, अंतस्थ में य, र, ल, व आता है और आपका एक उच्छिप्त व्यंजन है ड़ा। अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। कह रहा है निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो महाप्राण आप देख लेंगे त, थ। तो जो दूसरी लाइन होती है और चौथी लाइन होती है वो महाप्राण में आती है। तो ता के बाद था, ये सेकंड लेटर है। का की अगर हम लोग बात करें तो का पहला है, इसलिए नहीं होगा। या व, तो वाह है, वाह में हम लोग या वर्ग कोई लेते नहीं है। या व, र, ये अल्प प्राण में आते हैं क्योंकि ये अंतस्थ है। और चा की बात करें तो चा भी आपका पहला लेटर है, इसलिए ये अल्प प्राण में आएगा। महाप्राण था जो है ये महाप्राण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? कह रहा है कि कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, यानी कि होठ से जिसका उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए जो माँ है ये भी होठ से बोला जाता है, ब है ये भी बोला जाता है, और ऊ की में भी ओष्ठ का लगता है हेल्प, जबकि जो आ होता है ये आपका कंठ है। तो इसलिए यहाँ पर ये ओष्ठ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए जो आ आता है वो आपका कंठ वर्ड में ही आता है। कंठ में हम लोग का वर्ग को रखते हैं, हा को रखते हैं और विसर्ग को रखते हैं। इसी के साथ साथ आ को भी रखा जाता है इसी में।
तो आपका ओष्ठ है, कौन सा नहीं है, आ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हिंदी शब्द को उसमें अंग व आह किस वर्ण के साथ आता है। अंग व आह किस वर्ण के साथ आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। जो आ है उसी में हम लोग ये लगाते हैं विसर्ग और अनुस्वार। विसर्ग और अनुस्वार को किस में लगाया जाता है, आ वर्ण के साथ लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो इनमें से देख लीजिए, पहला तो है, दूसरा है, तीसरा है, ये नहीं होगा। इसमें पहला त था द ना, पहला दूसरा तीसरा ये भी नहीं होगा। ट ठ ड ट ठ ड, इसमें ड होना चाहिए था, ये भी नहीं है। च ज या, तो ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अल्प प्राण और महाप्राण में डिफरेंस बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार एग्जाम में, जब हम लोग प्रैक्टिस में रहते हैं तो हमें ध्यान रहता है, लेकिन जब काफ़ी दिन हो जाते हैं हमें पढ़े हुए तो दिमाग से निकल जाता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अल्प प्राण मतलब पहला और तीसरा और पाँचवा। महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा। नेक्स्ट, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति या फिर अक्षर। देखिए, वर्ण को हम लोग रंग भी कहते हैं। वर्ण शब्द का यूज रंग के लिए भी होता है, जाति के लिए भी होता है, वर्ण व्यवस्था आपने सुनी होगी। इसी के साथ साथ अक्षर को हम लोग वर्ण कहते हैं, हम इसका चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। तो आकाश जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही डिफरेंट है, तो वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है, देखिए अयोगवाह जो होते हैं ये हम लोग विसर्ग को कहते हैं, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कौन कौन से हैं, एक अंग है और एक आहा है, तो ये दोनों अयोगवाह होते हैं। यानी अनुस्वार और विसर्ग को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहते हैं। महाप्राण को नहीं कहते हैं, अल्प प्राण को भी नहीं कहते हैं और संयुक्त व्यंजन को भी अयोगवाह नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वर्ण अघोष है। अब देखिए, एक अघोष और सघोष का कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग सीख लेते हैं। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इससे फंसे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, अघोष बोले अघोष और घोष या सघोष, इसे सघोष भी कहते हैं कभी कभी। तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण, सारे वर्ण य, र, ल, व और ह, इन सभी को सघोष कहा जाता है। यानी हम हर एक वर्ग में देखेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपका सघोष होगा। और अघोष की अगर हम लोग बात करें तो अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आ जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर क्या होगा, अघोष के अंतर्गत आएगा। और इसी के साथ साथ जितने भी ऊष्म वर्ण होंगे उनको भी शामिल करेंगे, सिर्फ ह को छोड़ करके, यानी श, श और श, इन तीनों को भी शामिल करेंगे एक्सेप्ट हा, क्योंकि हा कहाँ पे आ गया है, ये सघोष में आ चुका है। यानी कि पहले हर एक वर्ग का हम लोग तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे और पांचवा वर्ण देखेंगे, और इसके साथ साथ हा को भी शामिल करेंगे, सारे अंतस्थ वर्णों को भी शामिल करेंगे, तो ये सघोष बनाएगा। और अघोष में देखेंगे पहला और दूसरा वर्ण लेंगे, और इसी के साथ साथ ऊष्म वर्ण सारे लेंगे सिर्फ हा को छोड़ करके, क्योंकि हा किस में आता है, सघोष में आता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लिस्ट भी देख सकते हैं कि कौन कौन से किस में शामिल हैं। अगर घोष की बात करें, या जिसे हम लोग सघोष भी कहते हैं, घोष या फिर सघोष एक ही बात है, तो इनमें से कौन कौन से होंगे, का वर्ग के देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, और चा वर्ग, ये चा लिखा हुआ है, चा वर्ग का ज, झ, या, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी तरीके से टा में भी, और ये उच्छिष्ट भी शामिल होंगे सघोष में ही। ता वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा, पा वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा, और अघोष में ध्यान देंगे पहली और दूसरी लाइन ही हम लोग यहाँ पर लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंत्य। देखिए, कंठ में का वर्ग वाली लाइन आती है, तालव्य में चा वर्ग वाली लाइन आती है, और मूर्धन्य में आएगा आपका टा वर्ग वाला। इसके अलावा री जो है ये भी आपका मूर्धन्य के अंतर्गत ही कंसीडर किया जाता है। इसके बाद में हम लोग कुछ संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संधि। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। तो देखिए, जब ई और आ से मिलकर के य बनता है तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। यड़ संधि में हमेशा ध्यान रखिएगा, उ और आ से मिलकर के व बनता है, और ई और आ से मिलकर के य बनता है। तो य और व जहाँ पर निकलते हैं नई ध्वनियाँ, वहाँ पर यड़ संधि होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद पयोधि का संधि विच्छेद होगा। पयोधि का संधि विच्छेद हमें बताना है। देखिए, पयः प्लस धी, पयः प्लस दधि, पयः प्लस उदधि, पयः प्लस दधि। देखिए, जब हम विच्छेद करते हैं तो उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, और उनमें से एक उपसर्ग या प्रत्यय भी हो सकता है, लेकिन
उनका एक सटीक अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ पर दधी जो है इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं। पयः प्लस दधी, तो यहाँ पर दधी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा बी। और उदधी भी कोई मतलब नहीं, यहाँ पर पयः प्लस धी होगा जिससे पयोधी बनेगा। मनोहर शब्द में संधि है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। देखिए इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, मनः प्लस हर इसका संधि विच्छेद होगा तो मनोहर इससे बनेगा। यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर विसर्ग संधि है, यानी कि मनः प्लस हर मनोहर शब्द में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है विसर्ग संधि है, इनमें से किसमें विसर्ग संधि है। जहाँ पर भी विसर्ग लगा हुआ हमें फील होगा वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इन सभी का विच्छेद करने से ही हम जान सकेंगे। जैसे निष्कर्म है तो इसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो निह प्लस कर्म, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस कर्म। और संयोग का सम प्लस योग, तो ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। सदैव का सदा प्लस एव, गिरीश का गिरी प्लस ईस, तो यहाँ पर निष्कर्म ही एक ऐसा शब्द है जो विसर्ग संधि का उदाहरण हो सकता है। नी प्लस कर्म निष्कर्म बनता है, यानी कि ये विसर्ग संधि हो जाएगी। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा, द्वावपी का संधि विच्छेद जो है वो द्वौ प्लस अपी हो जाएगा। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है अत्युक्ति में संधि है। अत्युक्ति, पहले तो इसका संधि विच्छेद करेंगे और ध्यान देंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का के नियम से यहाँ पर ये बन रहा है। तो अत्युक्ति का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो अति प्लस उक्ति होता है, अति प्लस उक्ति होता है, तो इससे अत्युक्ति बनता है। और अभी आपको यहाँ पर बताया है कि जब ई और ऊ के मेल से या बनता है या यू बनता है तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका यड़ संधि। अत्यधिक, फिर से या मिल रहा है अति प्लस अधिक, तो इसका ये भी यड़ संधि का ही एग्जाम्पल है, बट इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, अति प्लस अधिक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, अति प्लस अधिक यानी कि अत्यधिक, ये आपका शब्द बनेगा। नेक्स्ट, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बालोचित यानी कि बाल प्लस उचित, तो ये कौन सा बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। बोलो प्लस चित कोई मतलब नहीं है इसका, बाला प्लस चित नहीं, बा प्लस लोचित नहीं, ये आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बाल प्लस उचित। अगर बात करें कि इसमें संधि कौन सी होगी तो गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि को पहचानने का सबसे सही तरीका है, ऊपर एक मात्रा देखिए, हम लोग देखते हैं ए या फिर ओ की मात्रा होती है तो वहाँ पर क्या होता है, गुण संधि ज़्यादातर देखी जाती है। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि है, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि है हमें बताना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंतर, नी प्लस अंतर से बनेगा, विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। दिग्गज की बात करें तो दिक प्लस गज होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ये आपका मही प्लस ईस यानी दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। और इसका बनेगा जगत प्लस ईस, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो निरंतर ही यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण बन रहा है। नेक्स्ट, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। देखिए भूर्जा शब्द जो है वो बनेगा भू प्लस ऊर्जा से, भू मतलब पृथ्वी और ऊर्जा तो आप जानते ही हैं ऊर्जा, तो यहाँ पर भू प्लस ऊर्जा से बनेगा भूर्जा। इसका सही संधि विच्छेद भू प्लस ऊर्जा होगा। भुज प्लस रा गलत है, भू प्लस ऊर्जा ये भी गलत है, और भूज प्लस आ ये भी गलत है। इसके बाद सरयूर्मी में संधि बताना है। सरयूर्मी में कौन सी संधि होगी, दीर्घ होगी, यड़ होगी, व्यंजन होगी या फिर स्वर संधि होगी। यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन क्लास है ये। आप अच्छे से सारे चैप्टर्स को कवर अप करके इसका रिवीजन कर सकते हैं, या आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है अगर तो आप यहाँ पर रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। सरयूर्मी में संधि है, सरयूर्मी में कौन सी संधि होगी, देखिए सरयू प्लस ऊर्मी बनेगा और ऊ मिल करके दीर्घ ऊ बना रहा है, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। व्यंजन से कोई मतलब नहीं है, यड़ भी नहीं बन रही है, और स्वर संधि यहाँ पर हो तो रही है लेकिन स्वर में के अंतर्गत जो दीर्घ संधि आती है वो यहाँ पर सटीक दिख रही है। नेक्स्ट, विपद प्लस जाल में कौन सी संधि है, इसमें तो इन्होंने विच्छेद करके भी दे दिया है तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। जब हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर संधि हो रही है उनमें से किसके किसके बीच में संधि हो रही है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक व्यंजन है और यहाँ पर भी एक व्यंजन है और दोनों मिलकर के व्यंजन ही का निर्माण कर रहे हैं, और ज़्यादातर जिसमें ये रिपीटेड अक्षर होते हैं, ज और जा जैसे आ गया, च और चा आ गया, तो इस तरीके की संधियाँ ज़्यादातर व्यंजन संधि ही होती हैं और व्यंजन के मेल से भी बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि ये एक व्यंजन संधि है।
दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन, इसका संधि विच्छेद दिक् प्लस दर्शन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दिक् प्लस दर्शन। और संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इसका जो संधि विच्छेद होगा वो सम प्लस हार ये बनेगा, सम प्लस हार, इसका अर्थ होता है संहार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, महा प्लस ईस का संधि रूप क्या होगा? ये संधि विच्छेद आपको दिया गया है, इसको मिला करके क्या संधि आप बनाएंगे? तो महा प्लस ईस से बनता है महेश, जो कि एक गुण संधि का उदाहरण है। एक मात्रा यानी गुण संधि, दो मात्रा जब हमें दिखेंगी तो हम लोग वृद्धि संधि की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो 15 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस इंद्र, ये सरल क्वेश्चन है, महा प्लस इंद्र हो जाएगा। इसके बाद महेश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? देखिए, जब हम लोग दो मात्राएं देखते हैं तो सीधे सीधे से कहते हैं वृद्धि संधि होगी, लेकिन यहाँ पर नियम के अकॉर्डिंग पूछा है, यानी किससे किससे मिलकर के बन रहा है। तो अगर ये विच्छेद ना भी दिया होता तो पहले आपको ये विच्छेद करना पड़ता। आप यहाँ पर देख सकते हैं आ और ए से मिल करके आपका ए बन रहा है, यानी बड़ा आ और जो बड़ा आ है और इसके साथ साथ ए है, तो ए मिल करके आपका ए ही बन रहा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए, मेनली संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, हम सभी जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत जो 5 संधियाँ आती हैं, जैसे कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि, इनमें से ही ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और व्यंजन विसर्ग संधि से भी बन जाते हैं। उसके भी काफ़ी टाइप होते हैं, बस उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो हमें मेन संधियाँ ही ध्यान में रखनी होती हैं। साख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सखी प्लस आगमन। यहाँ पर ई और आ मिलकर के या बन रहा है, यानी कि ये एक यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुस्तर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दुह प्लस तर, दुह प्लस तर से ये दुस्तर बनेगा, और ये एक तरीके की विसर्ग संधि का उदाहरण है। आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें विसर्ग मिल रहा है। दुर प्लस तर नहीं होगा, दुस प्लस तर ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। आपका सही आंसर जो है वो दुह प्लस तर होगा। 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने संधि से रिलेटेड भी कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है समास। इस क्लास में हम लोग सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे और हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से आप इत्मीनान से बैठ के पढ़िएगा। और अगर आपके अंदर पूरी क्लास को करने का सब्र है, इसका मतलब आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और डेडिकेटेड हैं अपनी स्टडी को लेकर के। आपने हिंदी में सभी चैप्टर्स को कवर किया है, बट एक साथ जब सभी का कलेक्शन मिल जाता है तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाती हैं। कोई कॉन्सेप्ट अगर हम भूल रहे होते हैं तो वो हमें ध्यान में आ जाता है, और एग्ज़ाम्स के जो आसपास के दिन हैं उनमें से हमें पूरा रिवीजन ज़रूर कर लेना चाहिए, चाहे अपनी बुक से करें, किसी वीडियो से करें, या फिर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस से करें, टेस्ट लगाएं। तो इस तरीके से ही हम अपने दिमाग में सारी चीज़ों को फिर से रिमाइंड करा सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप हर एक चैप्टर के कम से कम 15-20 क्वेश्चन ज़रूर लगा करके जाएँ। तो यहाँ पर इसी सीरीज़ में हम लोग यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। आगे हम लोग वर्ण विचार और संधि से संबंधित क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो है समास। तो आइए देखते हैं समास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास कौन सा है बताना है आपको। आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण या फिर अष्टाध्यायी। नंबर से संबंधित कोई भी शब्द आता है, संख्याओं से संबंधित कोई भी शब्द आता है, वहाँ पर द्विगु होता है। शीतोष्ण नहीं होगा। आजन्म ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो आशातीत यहाँ पर कैसा आपका हो जाएगा? तत्पुरुष समास का एक उदाहरण हो जाएगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? देखिए, दोनों पद तभी प्रधान होंगे जहाँ पर दोनों शब्द एक जैसे होंगे। एक जैसे का मतलब है जैसे राम, सीता, माता, पिता। तो इनमें से आप ये नहीं कह सकते कि ये पद प्रधान या फिर ये पद प्रधान है, दोनों ही एक तरीके से प्रधान होते हैं। जैसे राम, सीता है, तो जिनमें हम लोग डैश लगाकर, ज़्यादातर डैश लगा करके हमें वो शब्द देखने को मिलते हैं, तो ये कौन से समास का उदाहरण होता है? ये एक द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। द्विगु संख्यावाची तत्पुरुष जिसमें कारक चिन्ह यूज होते हैं। बहुब्रीहि जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी एक तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं और तीसरा अर्थ निकलता है और वही पद प्रधान हो जाता है। तो जब दोनों पद प्रधान की बात करें तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। पंचानन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचानन में कौन सा समास है?
तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्विगु। देखिए पंचानन यानी कि 5 मुख हैं जिसके, तो 5 मुख हैं जिसके कौन है वो? ब्रह्मा। जब यहाँ पर ब्रह्मा की बात हो रही है तो यहाँ पर ना पंच मेन है ना आनन मेन है, यहाँ पर मेन कौन है? ब्रह्मा, यानी कि तीसरा शब्द। तो तीसरा शब्द जिसमें प्रधान होता है वो कौन सा है? बहुब्रीहि समास हमारा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वो हमारा द्विगु समास होता है। ये बहुत अच्छे से हमें मालूम है। द्विगु समास के कुछ अपवाद भी हैं, उन्हें भी ध्यान में रखिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है, गंगा जल में समास का भेद बताइए। गंगा जल में समास का कौन सा भेद होगा? देखिए साफ साफ हमें देखने से ही पता चल रहा है कि गंगा का जल, जब हम गंगा जल का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो इसका निकल के आएगा गंगा का जल। और गंगा का जल यानी संबंध तत्पुरुष बनता है। तत्पुरुष के अंतर्गत भी कारक चिन्हों के माध्यम से आपसे टाइप पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा तत्पुरुष है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे गंगा जल है, राजपुत्र है, इस तरीके के एग्जाम्पल आपके संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में समास कह रहा है कौन सा है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। महाजन में बताना है तो महाजन में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी महान है जन जो, और यहाँ पर कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है इसलिए ये बहुब्रीहि नहीं होगा। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। देखिए सतसई तो सात का अर्थ निकल रहा है, यानी ये संख्यावाची है, तो यहाँ पर सीधे सीधे से द्विगु समास हो जाएगा। बारहसिंगा शब्द में समास है। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास होगा? 12 हैं सींगे जिसकी, यानी कि बारहसिंगा जिसे हम लोग कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? देखिए ये जो अव्यय शब्द होते हैं, धीरे धीरे, आगे पीछे, या ऐसा कुछ शब्द भी आता है जिसमें आगे उपसर्ग लगाओ, आजन्म, इस तरीके के जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। तो 9 नंबर का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र या फिर नीलकंठ। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है नीलकंठ। इसी के साथ साथ यहाँ पर गगनचुंबी भी हो सकता है, क्योंकि गगन को छूने वाली कोई भी इमारत हो सकती है, तो कोई पर्टिकुलर नाम नहीं निकल रहा है इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो सकता है। और नीलकंठ अगर भगवान शिव के अर्थ में लेंगे तो यहाँ पर इसका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किन समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बहुब्रीहि समास ही एक ऐसा है जिसमें दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं और वही पद जो है हमारा प्रधान भी हो जाता है। नेक्स्ट, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है। अभी आपको बताया बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है वो जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो और अन्य एक नया पद निकले जो कि प्रधान हो जाए, तो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष, क्योंकि गायों की शाला, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। द्विगु संख्यावाची होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, डैश से ज़्यादातर अलग होते हैं वो। अव्ययी भाव समास में कोई अव्यय शब्द आता है। और गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट, गंगा का तट, यानी कि गंगा के तट से, गंगा का तट से संबंध है, या तट का कह लीजिए, गंगा से संबंध है, तो तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष का ये एक उदाहरण हो जाएगा। तो 14 नंबर का बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जलधि में कौन सा समास है? जलधि यानी कि समुद्र को हम लोग कहते हैं, तो जलधि यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि जल से संबंध है इसका। इसके बाद पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। जब पीताम्बर वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग होता है, जब इस तरीके से सेंटेंस में आता है जहाँ पर पीताम्बर का अर्थ निकले कि भगवान विष्णु की पूजा हो रही है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन पीताम्बर पीले वस्त्र के लिए भी यूज होता है, यानी पीला है वस्त्र जो, जब ऐसा सेंस निकलेगा तो हम लोग कर्मधारय की तरफ जाएंगे। योगदान में कौन सा समास है? योगदान, योगदान में कौन सा समास हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? देखिए जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का योग होता है वहाँ पर कर्मधारय समास बनता है, क्योंकि कोई ना कोई उसकी विशेषता बताई जा रही होती है। देव जो महान है, तो देव जो महान है ये किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास का उदाहरण। ज़्यादातर जो वर्ड जो देखने को मिलता है हमें कर्मधारय में मिलता है, बस तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, तीसरा अर्थ निकलते ही वो क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथाशक्ति ये किस समास को इंगित करता है? यहाँ पर यथा, आ, जन्म, इस तरीके के जो वर्ड मिलते हैं जिनमें आगे उपसर्ग या कुछ ऐसा यूज़ होता है जो अव्यय हो, तो वो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। 20 का हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, परमानंद में समास है। परमानंद यानी परम है आनंद जो, तो परमानंद में यहाँ पर समास हो जाएगा कर्मधारय।
मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। चरण कमल में कौन सा समास होगा? चरण रूपी कमल हैं जो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यहाँ पर समास से रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है संज्ञा से रिलेटेड। यहाँ पर संज्ञा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो बना हुआ है ये संज्ञा से रिलेटेड चैप्टर है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता या फिर पेड़? तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। ये शो करता है कि राज्यपाल एक पदवी है जो जातिवाचक संज्ञा को शो करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पशु चर रहे हैं, इसमें रेखांकित पद जो है ये पशु, ये कौन सी संज्ञा को डिनोट कर रहा है? देखिए पशु जो है वो भी एक तरीके की जाति को डिनोट करता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तब होता है जब किसी पर्टिकुलर नाम को शो किया जाता है, जैसे किसी का नाम लिख दिया जाए या किसी जगह का नाम लिख दिया जाए, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन जब एक पूरी जाति को डिनोट करता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जहाँ पर फीलिंग्स का बोध हो कि वहाँ पर कोई मित्रता, हर्ष, दुख, शोक इस तरीके की भावना आए, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। और द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ पर होती है? जहाँ पर किसी मटेरियल की बात हो। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप कौन सा होगा? बाप का यहाँ पर हो जाएगा बपौती। बपौती वर्ड जो है वो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर दौड़ नहीं है, क्योंकि देखिए कक्षा भी एक समूह को डिनोट करता है, सभा होगी तो उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे, एक समूह ही है। और भीड़ भी कभी भी अकेली नहीं हो सकती, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो भी एक समूह को ही डिनोट करता है। तो यहाँ पर जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है वो है दौड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या फिर ठंड? देखिए दूध जो है वो एक तरीके का द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या फिर अनुशासन? तो इसमें जो संज्ञा हो जाएगी वो है अनुशासन। नेक्स्ट, निम्न में से संज्ञा शब्द है। 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभा, जो कि एक समूहवाचक संज्ञा है। ये आपका संज्ञा शब्द है। हरा जो है विशेषण हो जाएगा, ये भी विशेषण है, और गहरा भी विशेषण शब्द है। तो इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? सभा। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय देखिए ये डिनोट करती है एक तरीके की जाति को, तो गाय जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा इनमें से हो जाएगी आपकी बीमारी, एक तरीके की भाववाचक संज्ञा है। अस्वस्थता, बीमारी, हर्ष, उल्लास, ये सभी जो होते हैं भाववाचक संज्ञा को डिनोट करते हैं। दिल्ली जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्थान का नाम है, तो यहाँ पर मोहन जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का जो है ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? बीमारी। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जब एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैच करना है और सही आंसर को चूज़ करना है, तो हम लोग मैच करते हैं 13 नंबर में। तो यहाँ पर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए का जुलाई। जुलाई जो है वो एक पर्टिकुलर मंथ को डिनोट करता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैना एक जाति को डिनोट करेगा, तो मैना जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कुंज जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि कुंज एक समूह को डिनोट करता है। पानी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। पानी है, दूध है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। यानी अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो फर्स्ट का फर्स्ट, और बी का जो है सेकंड है, और सी का जो है वो फोर्थ है, और डी का क्या हो जाएगा? थर्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। जब इस तरीके से टैगलाइन दी जाती है तो वहाँ पर आपका वो जातिवाचक संज्ञा को शो करता है। भले ही वो एक नाम हो, लेकिन जब इस तरीके का, जैसे भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, इस तरीके में जो जयचंद शब्द है वो एक तरीके का जातिवाचक संज्ञा को डिनोट करता है, क्योंकि वो एक टैगलाइन बन जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं? आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ कौन कौन सी होंगी इन शब्दों में से। तो राम, रामचरितमानस और गंगा ये पर्टिकुलर चीज़ों को डिनोट करते हैं। मनुष्यों में राम, रामचरितमानस पुस्तकों में पर्टिकुलर रामचरितमानस की बात हो रही है, और नदियों में गंगा की बात हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगर इसके अलावा बात करें मिठास, तो मिठास भाववाचक संज्ञा है इसमें, इसलिए भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बुढ़ापा भी यहाँ पर भाववाचक में आ जाएगा, इसलिए भी ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर ममता, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राम, रामचरितमानस और गंगा ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हो जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुंदर। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा को शो करता है। लड़का है, लड़की है, तो ये सभी क्या शो करते हैं? जातिवाचक संज्ञा को डिनोट करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा तब होता है जब किसी लड़के का यहाँ पर नाम लिखा होता है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बुढ़ापा में हम लोग जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा होगी। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या हो जाएगा? तो गरीब शब्द जो होगा वो एक जातिवाचक संज्ञा को डिनोट करेगा। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कारक पूछ रहा है। तो जब संबोधन का चिन्ह इस तरीके से दिख जाए या कोई संबोधक चिन्ह दिख जाए तो वहाँ पर क्या होता है? संबोधन कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार जब हम लोग देखते हैं तो एक समूह का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा का जो जब हम लोग लिंग परिवर्तन करते हैं तो ठठेरिन बनता है। खूटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूटी शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा वो है खूटियाँ। रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कारक कौन सा होगा? तो रमा विद्यालय से कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने के अर्थ में, जब अलग होने का अर्थ में यानी विद्यालय से घर जा रही है तो विद्यालय से सेपरेट होकर के घर पहुंच रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, तो इस तरीके से जहाँ पर अलगाव का बोध होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम लोग बात करें तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर बैठे हैं, तो जिस पर कोई चीज़ अध्यारोपित होती है या जहाँ पर जिसमें होती है, तो में और पर शब्द जो हैं वो डिनोट करते हैं अधिकरण को, यानी कि यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता या फिर पेड़? तो आपका करेक्ट आंसर है मित्रता। नेक्स्ट, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। देखिए वैसा ही एक एग्जांपल फिर से आपके सामने है जिसमें हम लोग किसी व्यक्ति के नाम को टैगलाइन बना देते हैं, तो यहाँ पर जयचंद जो है वो किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? तो 27 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? किसी से डरना, यानी कुत्ते से डरती है, तो यहाँ पर मतलब ये क्या डिनोट करता है? ये एक साधन को डिनोट करता है कि किससे डरती है? तो कुत्ते से डरती है, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। अलगाव का बोध होता तब हम लोग अपादान की तरफ जाते हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो होता है वो विदुषी होता है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक को ये शो कर रहा है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक होगा? 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। 3 मिनट में या वर्षों से, जब आप यहाँ पर देखते हैं अगले साल आएगा, तो इस तरीके के एग्जाम्पल जो हैं वो अधिकरण कारक को शो करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, पुस्तक, भक्ति या फिर प्राण? प्राण जो होता है वो हमेशा बहुवचन में यूज़ होता है। जैसे अगर हम लोग किसी सेंटेंस में इसको रख के देखें तो मेरे प्राण निकल गए, तो उसमें हम लोग जो क्रियाएं यूज़ करेंगे वो हमेशा बहुवचन की होंगी, इसलिए ये शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? 35 का करेक्ट आंसर है संप्रदान कारक। राम की गाय चरती है, तो राम की गाय चरती है में कारक कौन सा हो जाएगा? राम की गाय संबंध है, तो संबंध कारक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने कारक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। संज्ञा के चैप्टर में लिंग वचन कारक से संबंधित हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। इसके बाद कुछ अशुद्धि संशोधन से संबंधित क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज की इस क्लास का जो पार्ट 2 है वो हमारा जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो पार्ट 2 की लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के नीचे जब आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको पिन किया हुआ कमेंट मिलेगा जिसमें नेक्स्ट क्लास का लिंक होगा, तो आप वहाँ से भी आप अपने क्लास को कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो वहाँ
से आप करंट अफेयर्स को भी कवर कर सकते हैं। इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जो क्लासेस की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सकेंगी टाइम टू टाइम। थैंक यू।